मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया। भारत के संविधान में ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के में इसका प्रावधान किया गया, इसकी प्रक्रिया बताई गई है। जैसा हम जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन होता है, वैसे राजनीतिक समाज में भी परिवर्तन होता है। नई समस्या, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय जीवन के सभी आयामों में परिवर्तन एवं उपांतरण आवश्यक होते हैं। समय इसी प्रकार जिस प्रकार शिक्षा नीति में परिवर्तन होता है, जीवन के अन्य आयामों में परिवर्तन होता है, वैसे ही समय के साथ संविधान और विधि के में भी परिवर्तन आवश्यक होते हैं। संविधान का निर्माण हम जानते हैं कि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। कोई 2-4 दिन में किसी संविधान का निर्माण नहीं होता, अपितु कि संविधान निर्माण तो एक सतत प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। अतः संविधान को समय अनुकूल नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। जब संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। संविधान में संशोधन सामाजिक विकास में निरंतरता के लिए अति आवश्यक है। हम बात करते हैं भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत का संविधान जटिलता और सरलता का समन्वय है, यानी कठोर और सरल दोनों ही भारत का संविधान के अंदर दोनों के लक्षण मिलते हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन है। जटिल या कठोर का मतलब यह है कि इसमें संविधान संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया का निर्वाह करना पड़ता है, और सरलता का से तात्पर्य है कि संविधान के अंदर जिस प्रकार एक साधारण विधि से विधि बनाते उसी तरीके से संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। अतः हम देखते हैं भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। एक है सादे बहुमत से संशोधित होने वाले उपबंध, यानी संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिनको साधारण बहुमत के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है, उनके अंदर विशेष प्रक्रिया अपनाने की नहीं पड़ती। दूसरा विशेष प्रक्रिया, विशेष बहुमत से संशोधित होने वाली उपबंध। तीसरा ऐसे उपबंध जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ आद्य राज्यों का कम से कम समर्थन आवश्यक होता है। तो इन 3 प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें पहला है संशोधन की प्रक्रिया में साधारण बहुमत से संशोधन, यानी साधारण बहुमत से संशोधन प्रक्रिया। हम जैसे जानते हैं कि एक सामान्य संसद विधि बनाती है, उसी विधि की प्रक्रिया को अपनाते हुए संसद के दोनों सदन संविधान के अंदर कुछ ऐसे उपबंध हैं, ऐसे प्रावधान हैं जिनको वो साधारण बहुमत से ही संशोधित कर सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि जैसे सामान्य विधायी प्रक्रिया में यह होता है कि एक सदन, जैसे लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर देती है अपने साधारण बहुमत के माध्यम से, और राज्यसभा भी अपने सामान्य बहुमत से उसको पारित कर देती है, तो वह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप लेता है। इसी प्रकार संशोधन के साधारण बहुमत से संशोधन में भी यही प्रक्रिया होती है। राज्यसभा या लोकसभा दोनों उसको पारित करती है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाद में वो जो संविधान में संशोधन है वो हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि भारत में जो नागरिकता दी गई है लोगों को, उस नागरिकता में परिवर्तन किया जा सकता है। और उस नागरिकता के बारे में हम जानते हैं कि सिटीजन एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर समय समय पर नागरिकता देने संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन भारत सरकार करती रहती है। तो संसद साधारण बहुमत के माध्यम से नागरिकता संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 124 ये सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज हैं उनकी संख्या में परिवर्तन करते हैं, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो आज जो 31 चीफ जस्टिस समेत न्यायाधीश हो गए, शुरू के अंदर तो 4 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश थे, आज 31 की संख्या पर पूर्ति की। तो समय समय पर संसद ने साधारण बहुमत से इसमें संशोधन करके संख्याओं बढ़ाया। इसी प्रकार अनुच्छेद 234 में कहें कि भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, 2 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है,
राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये कार्य संसद अपने साधारण बहुमत से ही कर सकती है। इसी के साथ साथ हम देखें, राज्यों के अंदर जो विधान परिषदों का जो गठन है या उनका विलोपित करना, विधान परिषद को खत्म करना है, इसके लिए संसद को कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, अपितु सामान्य बहुमत से ही वह इसका निस्तारण कर सकती है। अब बात करते हैं हम विशेष बहुमत की, और विशेष बहुमत के साथ साथ उनको अनुसमर्थन द्वारा संशोधन की। जो विशेष संविधान के संघीय संरचना से संबंधित होते हैं, उन्हें परिवर्तन करने वाले विधेयक जो सदन के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग उन्हें अपने पूर्ण बहुमत के माध्यम से कम 50% के माध्यम से उनको पूर्ण सदस्य के बहुमत से वो पारित हो, और जो बोर्ड दें उनके 2/3 सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव अलग अलग संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ये सब प्रस्ताव पारित होने पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं द्वारा उस बिल का समर्थन किए जाने पर ही वह संविधान में संशोधन होता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तो संशोधित हो जाता है। जैसे हम इसके उदाहरण के रूप में बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके अंदर संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये संघीय ढांचे से संबंधित जो भी विषय होते हैं उनमें परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत और अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर अनुच्छेद 54 और 55 में इसकी प्रक्रिया दी है, उसमें कोई संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। भारतीय संघीय ढांचा में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, उनका स्पष्टीकरण किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है, राज्य की कार्यपालिकाओं की शक्तियाँ क्या है, अनुच्छेद 73 और 162 के तहत इनमें कोई परिवर्तन किया जाता है या किया जाए तो उसके लिए विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इसी प्रकार 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, यानी केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के द्वारा जो विधायी शक्तियां हैं उनका बंटवारा या वितरण किया गया है। इस बंटवारे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, क्योंकि इससे संघ और राज्य दोनों प्रभावित होते हैं, तो संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य की विधानसभाओं के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करने पर उनके मध्य की विधायी शक्तियों के में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन, उनके प्रतिनिधित्व की संख्या में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वो संसद उसे विशेष बहुमत से पारित करे और जो संबंधित राज्य प्रभावित हो वो भी उसको अनुसमर्थित करें। जैसे राजस्थान के अंदर लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं, इनकी संख्या में परिवर्तन करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो उसके लिए परिसीमन आयोग बनता है। उस परिसीमन आयोग को विशेष बहुमत के माध्यम से ही शक्तियां प्रदान की जाती है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद स्वयं 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, उनमें संविधान की जो शक्तियां हैं संसद की और राज्यों की, उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, उस प्रक्रिया में कोई संशोधन किया जाना है, तो भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको बहुत ही सोच समझकर अपनाया गया है, और संविधान निर्माताओं ने जो संघीय ढांचा जब बनाया तो उनको पता था कि संविधान क्योंकि एक जीवन दस्तावेज होता है, लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, उसमें समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक संशोधन किए जाने आवश्यक होते हैं, और ये जो संशोधन है वो समयानुकूल हो, संविधान एक निर्जीव डॉक्यूमेंट नहीं रह जाए। इसलिए संविधान के अंदर ही संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। और क्योंकि भारत में संविधान में एक कई देशों के संविधानों से अलग अलग प्रावधान लेके इसको अपनाया गया है, तो उनको भारतीय परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं। इसलिए सरलता और कठोरता के दोनों प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं। साथ ही हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संसद में इसमें सर्वोपरि नहीं है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है,
पर वो संशोधन संविधान की मूल भावना के विपरीत नहीं होना चाहिए। संसद न्यायालय ने कहा है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है, परंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती। संविधान में किए गए संशोधन का भारत की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय उसको रिव्यू कर सकता है। अगर वो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, संविधानोत्तर है, तो न्यायालय उसको निरस्त भी कर सकती है। ये जो संविधान जुडिशियल रिव्यू की न्यायालय को संविधान संशोधन की प्रक्रिया, एक जो विशेष बात संविधान संशोधन में देखने लायक है वो ये है कि जो संविधान में जो संशोधन होते हैं वो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होने चाहिए प्रस्ताव। अगर दोनों राज्यसभा लोकसभा में किसी भी प्रकार का गतिरोध पैदा हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाते हैं, तो संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति संसद का जो जॉइंट सेशन है वो नहीं बुला सकता। यानी संसद अगर संविधान संशोधन के अंदर में राज्यसभा और लोकसभा में किसी प्रकार का टकराव हो गया तो निश्चित रूप से वो पारित नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो सोच समझकर बहुत ही विवेकशीलता के साथ अपनाई गई है।